नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ होगा। सीएम धामी उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी है। सीएम धामी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसी के साथ साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेगी और सीएम धामी विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ होना है। सीएम धामी उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। सीएम धामी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले आज टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का भी शुभारंभ होगा। एक बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। 2:19 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके और रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता और रात 2:19 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। हालांकि किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और सभी सुरक्षित हैं, लेकिन भूकंप जिस तरह से लगातार आ रहे हैं उनको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार का बदलाव धरती में देखा जा रहा है। उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय सेवा के अधिकारियों के साथ सुशासन सरलीकरण समाधान के तहत बैठक करते हुए सचिवालय सेवा के अफसरों के साथ 2 अलग अलग बैठकें करते हुए वार्ता करने के साथ ही सचिवालय के कामकाज को और अनुशासित तरीके से गति देने की बात कही है। राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय भी इस बैठक में लिए हैं और इसके तहत अब सचिवालय सेवा के अफसरों को भी फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वाहन आदि को लेकर चल रहे विवाद भी जल्द खत्म होने जा रहे हैं और सीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि फाइल पर सिर्फ सिग्नेचर न करके उस पर सकारात्मक नोटिंग भी की जाए। इस पर सचिवालय सेवा के अफसरों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। की मीटिंग में बेसिकली लबोलवाब ये था कि हम लोग सभी जनता के सेवक हैं और जनता के लिए बहुत दूर दराज में जो जनता रह रही है उसके लिए हम सदुपयोगी बने और फाइलों का जो बहुत मूवमेंट हो बहुत तेज गति से होना चाहिए और निर्णय में थोड़ा विलंब ना होकर निर्णय त्वरितता से होना चाहिए और सकारात्मक भाव से होना चाहिए। इसी को लेकर एक बैठक थी और हम लोगों ने चूंकि अनुभाग अधिकारियों की और 2 सेगमेंट में बैठक थी, उनमें अनुभाग अधिकारियों की जो व्यावहारिक समस्याएं थी, चाहे वो अनुभागों की जर्जर व्यवस्था हो, चाहे अनुभागों में जो वार्डन की बात हो, उस सब की बातें रखी गई और अंततः ये भी बात की गई कि कैसे पत्रावलियों का मूवमेंट तेज हो। तो हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और हमारे सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। और इसमें कुछ इशूज थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं उनकी फील्ड में भी तैनाती होगी और उनके संपर्क की भी जहाँ तक बात है वो भी उसको इशू को सॉल्व किया जाएगा और जहाँ तक हमारी जितने भी हमारे सेवा के लोग हैं उनको जो भी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, किसी को पीए नहीं मिल रहा, किसी को, उसको भी पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो वाहन के संबंध में भी उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि वाहन भत्ते का जिसका आदेश संभवतः आज जारी हो जाएगा। इसके लिए हम सीएम साहब के बहुत आभारी हैं। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की 2 अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं, कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयुक्तता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। आज की मीटिंग में
जोशीमठ में भूमि धसाव बढ़ने से 1 साल के भीतर 500 से अधिक मकानों में दरारें आ गई है, जिसे स्थानीय निवासी जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाली एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे भू धसाव की दिक्कत के मद्देनजर एक्सपर्ट संस्थानों से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। आपको बताते चले कि जोशीमठ में आ रहे भू धसाव से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं और इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, अपर जिलाधिकारी के मिश्रा और जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान मौजूद रहे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत पूरी रात धरने पर बैठे रहे। हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं। साथ ही हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि वीआईपी के नाम का खुलासा किया जाए। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच व राज्य सरकार की दूसरी खामियों पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीते 24 घंटे से धरना दे रहे हैं। रात्रि में भी वो इसी टेंट में थे। हमारे साथ रावत जी हैं। रावत जी, एक बड़ा संदेश आपने दिया, 24 घंटे से आप धरने पर हैं, रात्रि विश्राम भी आपने यहीं पर किया है और विपक्ष भी आपके साथ है, क्या कहेंगे? अंकिता का बलिदान ही अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ये उत्तराखंड के इस जीवन के इस काल का सबसे बड़ी दुखद घटना है और एक इसके पीछे जो लोक शक्तियां हैं वो उत्तराखंड को अंधकार में ढकेलने वाली शक्तियां हैं और सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। अब मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। कल तक मैं चाहता था कि सब आए, वो भी आए, उनका भाजपा के लोग भी आए और हम सामूहिक रूप से कहें नहीं, हम अंकिता के हत्यारों को खोज करके निकालेंगे, उस वीआईपी को भी खोज करके निकालेंगे। अब भाजपा उसको ढकती भी लग रही है, उसको बचाती भी लग रही है। तो हमने यहाँ धरना जरूर जो है समाप्त करेंगे, मगर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए इस मामले में उस पर भी हम सोचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। रावत जी, हमने कल देखा, कल जैसे ही आपका धरना शुरू हुआ, राज्य सरकार के मंत्रियों के भी वक्तव्य आने लगे आपके धरने के खिलाफ। अभी तक वो मंत्री बोल नहीं रहे थे, बीमार थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक रणनीति के तहत लोगों से बुलवाया गया। ठीक है, आप अंकिता के बलिदान को तुच्छ दिखाना चाहते हैं, आप वीआईपी को बचाना चाहते हैं, तो ये उत्तराखंड उस वीआईपी को देखना चाहता। कौन है वो कलुषित चेहरा जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता था? तो ये तो जनता वर्सेस भाजपा है। एक तरफ सारा उत्तराखंड है, दूसरी तरफ भाजपा उस वीआईपी के साथ खड़ी है। देखते हैं इस लड़ाई में लड़ाई लड़ेंगे, कौन जीतता है देखेंगे। बहुत शॉर्ट टर्म के नोटिस पर आपके धरने में विपक्ष भी काफी संख्या में आया, तो क्या माना जाए रावत जी के नेतृत्व में विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है? किसी का नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व हमारा जो है अंकिता की आत्मा कर रही है, जिसने शहादत दी है। रावत जी का अगला प्लान क्या है? आप देखते हैं क्या इसके बाद करेंगे। अभी तो कुछ हरिद्वार के लिए करना है, कुछ और बातें करनी है, लेकिन मैं आगे देखते हैं क्या करना है। हरीश रावत जो बीते 24 घंटे से धरने पर हैं और रात में भी उन्होंने रात विश्राम यहीं पे किया है।
हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही है कि विपक्ष के साथ ही जनता एक तरफ है और सरकार एक तरफ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी को बचाया जा रहा है और जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। अंकिता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की जनता भी न्याय चाहती है और सरकार ने भी न्याय प्रक्रिया के तहत ही पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पुलिस की एसआईटी ने बेहतर काम किया है। अब मामला कोर्ट के अधीन है, तो ऐसे में विपक्षी दलों को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए न्याय का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणवश रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी। वो टीमें सभी विधानसभाओं में जाएंगी, मंडल का पैनल आएगा और मुझे बताते खुशी, हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। जहाँ तक सरकार के दायित्व का विषय है, उसमें हमने लगभग 2 स्तर पर हमारी बैठक हो चुकी है। अभी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, उनके साथ हमारी बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक के बाद सूची सरकार को दे देंगे। कोविड-19 के नए वेरिएंट के विश्व के कुछ देशों में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में समय रहते तैयारियां करनी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में सभी चिकित्सा इकाइयों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों की आवश्यक सेवाओं, ऑक्सीजन प्लांट और कंस्ट्रक्टर का जायजा लिया है। और राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल में सचिव स्वास्थ्य और राजेश कुमार ने अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नए साल पर आ रहे पर्यटकों के लिए रैंडम जांच की कोई व्यवस्था नियमों के हिसाब से नहीं की गई है, लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और हरियाणा से जल्द ही कोविड वैक्सीन की नई खेप उत्तराखंड आने वाली है। उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही कोविड तैयारियों पर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले दिन से ही, जब से ये बात आई कि केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं और सब नया निरीक्षण किया है। सर, क्या आपने हॉस्पिटल्स में निरीक्षण किया और क्या कहेंगे? आज भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल का डेट दिया गया था, तो इसी क्रम में हमारी पूरी मेडिकल टीम मुस्तैद है और हमारे 700 ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जहां पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, सिलेंडर्स और पीएसए प्लांट हमारे रखे गए हैं। तो इन सब का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में मेरे द्वारा कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जो पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और कॉन्सेंट्रेटर हैं, सभी फंक्शनल पाए गए। सर, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मार्च में या जनवरी के बाद वेव जो है वो पीक पकड़ सकती है, इसको लेकर उत्तराखंड में कितनी तैयारी है और आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है और कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अफवाह पे विश्वास ना करें, ना अफवाह फैलाएं और हमारी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। और किसी को कोविड लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण कर लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर फोकस होगा, पर कई सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है, लोग वापस लौट जा रहे हैं। सचिवालय के सेंटर पर भी वैक्सीन नहीं है, तो कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी या लोग बाजार से भी खरीद सकते हैं? जो देखिए, जो वैक्सीन्स हमारे हैं, एक तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कोविन पोर्टल से हमने बाहर रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, सबके लिए रखा हुआ है। कतिपय कुछ जनपदों से ये इश्यूज आए थे तो वहाँ पे हमने कोविशील्ड के वैक्सीन हमने भेज दिए और लगभग 7,000 हमारे पास कोवैक्सीन के डोजेस हैं। वो जिलों में वैक्सीनेशन का कैंपेन फिलहाल चल रहा है। सर, 31 का सेलिब्रेशन बड़ा होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या बॉर्डर्स पे, रेलवे स्टेशन पे, आईएसबीटी पे क्या आप लोग कोई रैंडम व्यवस्था करने जा रहे हैं या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाने जा रहे हैं ताकि लोग उत्सव तो मनाएं पर सावधान भी रहें? देखिए, अभी फिलहाल कोई रैंडम टेस्टिंग इत्यादि के निर्देश नहीं हैं। भारत सरकार से जैसे गाइडलाइंस प्राप्त होंगे हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यात्री वेलकम हैं, लेकिन जो भी कोविड के जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आप उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उसका अनुपालन कड़ाई से पालन करें, किसी भी प्रकार का अफवाह ना फैलाएं। तो ये थे सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने साफ कहा है
कि अफवाहों से बचना होगा और साथ ही जो कोविड के जनरल प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। ये देवभूमि है, यहाँ अतिथियों का स्वागत है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उधम सिंह नगर, सितारगढ़ और काशीपुर और कालाढूंगी में भी अस्पताल में बने कोविड रूम और अस्पताल परिसर में निरीक्षण कर मॉक ड्रिल के माध्यम से खामियां जारी गई। वहीं निरीक्षण के बाद डीएम उधम सिंह नगर ने बातचीत में बताया कि वार्ड रूम में भर्ती मरीजों से पूछा कि उन्हें ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अभिलाषा पांडे, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर आरटीओ ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि वैसे तो विभाग द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने पर पहले भी चालान काटे जाते थे और उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता था। लेकिन जहां तक देखने में आ रहा है कि लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं रहे हैं, क्योंकि हेलमेट और सीट बेल्ट दुर्घटना के वक्त किसी भी व्यक्ति को मौत के मुंह से निकालने में सफल साबित होते हैं। और वहीं दूसरी ओर लोग और खास तौर पर स्कूली बच्चे भी हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं और तेज ड्राइविंग करते हैं। इसको लेकर अब विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। फास्ट हुआ है। यहां थाना दिनेशपुर के पुलिस टीम ने दुर्लभ प्रजाति के 294 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा प्रदेश में की गई अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को बधाई दी है। दिनेशपुर पुलिस को एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सफलता मिली है। पूरे उत्तराखंड के इतिहास में हाईएस्ट नंबर ऑफ कछुए पकड़े गए हैं। लगभग 293 मतलब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का प्रजाति का कछुओं को पकड़ा गया है दिनेशपुर पुलिस द्वारा। काफ़ी दिन से मुखबिर से इनपुट था, तो इनपुट के आधार पर चेकिंग कर रहे थे, तो इसी के आधार पर जो है एक XUV 500 गाड़ी जो आप मेरे बाएं देख सकते हैं, XUV 500 की गाड़ी में कुल 6 कट्टों में 6 बड़े बड़े बोरियों में 293 मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज का प्रजाति का कछुओं का बरामदगी हुआ। टिहरी जिले के नरेंद्रगढ़ विधानसभा की पट्टी दोगी के अटाली गांव के नीचे होकर जाने वाली रेलवे लाइन सुरंग निर्माण का कार्य जोरों पर है, लेकिन खेतों में सिंचाई करते वक्त अटाली के ग्रामीण उस वक्त सकते में आ गए जब उन्होंने अपने खेतों में लंबी दरारें पड़ी देखी। ग्रामीणों का कहना है कि देखते ही देखते ये दरारें 3 दिनों के भीतर 2 से 2.5 फुट चौड़ी हो गई हैं। मकानों में दरारें पड़ती जा रही हैं। इससे ग्रामीणों में रेलवे के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे और प्रशासन के अफसरों ने मौके का मुआयना किया और पीड़ित ग्रामीणों के साथ बातचीत की। मान में जो खेतों में दरारें आई हैं उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कहा जाएगा कि इसका असर कहाँ तक है। द्वितीय जो गांव वालों की जो भी डिमांड है वो हमारे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। उसी के लिए आज मैं आया हूँ। जल्दी गाँव वाले इस संबंध में अपना एक राय बना के अपना प्रस्ताव देंगे। उस प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इस क्षेत्र से, इस गांव से हमारी यादें जुड़ी हैं। हम अपनी यादें को कैसे भुला सकते हैं? अगर हम पुनर्वास के लिए जाते हैं तो हम कहाँ गए, कौन से अलग अलग स्थान पर हो जाएंगे। लिहाजा हमारा पुनर्वास हो तो यही हो। और ये हमारी जो जमीन है जो धस गई है, जो टूट गई है, इसका 10 गुना हमें कंपनसेशन दिया जाए और 10 गुनी जमीन उसके एवज में दिया जाए। क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, हम बाजारों में डिपेंड नहीं रहते। सुई से लेकर धागा तक सर हमें अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा और हमारा रोजगार भी सर यही है। और एक मांग मेरी और है सर, हमें यहाँ पे एक परिवार से एक नौकरी भी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो सबका एक मत है कि यहाँ से वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते। अगर हाँ ये लोग इस डेंजर जोन में हैं तो उनको यहीं पर इसी गांव में कहीं पे उनको 10 गुना भूमि दिया जाए जितना एक्वायर कर रही है ये रेल निगम। ये लोग जितना भी यहाँ पे घर इनका टूट रहा है, वो अगर वो घर भी डेंजर जोन में आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उस घर का भी उनको कंपनसेशन दिया जाए।
हरिद्वार जिले में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर चलने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां तक कि हाईवे पर चलने वाले वाहनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत गंदी हो रही है हमारी कि सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से हमें प्रशासन ना तो लकड़ियाँ दे रहा है और ना हमें कुछ कंबल वगैरह दे रहा है। और ये बताइए हम रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे। ऊपर से इन्होंने व्यापार में तो रूट चेंज कर दी है। रूट चेंज जो किए हैं उसकी वजह से हम हरिद्वार नहीं जा सकते। कोई नेता मदद नहीं कर रहा हमारी। नहीं, हमारे भी बहादुर जी विधायक है लेकिन वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहे। बहुत परेशानी है जी। चाय के पैसे है तो रोटी के पैसे नहीं है। बताओ क्या करें। 10-10 रुपये में कोहरा में सवारी नहीं निकलती, कहाँ जाए रिक्शा वाले, बताओ जी। पहाड़ों की रानी मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल की शुरुआत हो गई है। कार्निवल की पहली शाम जागर सम्राट, पद्मश्री बसंती बिष्ट और मशहूर वडाली ब्रदर्स के लखविंदर वडाली के नाम रही और इस मौके पर दर्शकों ने जमकर आनंद लिया। आपको बताएं कि 30 दिसंबर तक चलने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में की कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अच्छा लगा हमें, हमारे लोक संस्कृति को फिर से धरातल पर आ रही है। ये शास्त्रीय संगीत है, दूसरा लोक संगीत है। इसका अभी हमारी भारत सरकार काफ़ी, हमारी प्रदेश सरकार काफ़ी इसको आगे बढ़ाने में हमारे जो भी संस्कृति है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसकी हमें बड़ी खुशी है। और क्या इससे क्या होगा कि हमारी संस्कृति में वो चीज़ें हैं जो कि जीवन से जुड़ी हुई, जीवन में क्या क्या चाहिए, हमारी ज़रूरतें, हमारे तीज त्योहार, हमारे मतलब एक प्राण है इंसान का लोक संगीत। काम तो नेकी होता है, तो उसके लिए अगर इतनी अच्छी जगह कोई मिस ना करे तो उसके लिए ये भी बड़ा योगदान है इस कार्निवल का। तो मसूरी तो वैसे बड़ा खूबसूरत प्लेस है, मैं जैसे पहले क्या किया था। तो यहाँ पे हम लोग देहरादून में भी परफॉर्म करते हैं हर साल। तो यहाँ पे पहली दफ़ा आए हैं, तो और भी सब लोगों को हम लोग कहेंगे जो इस आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इस कार्निवल को देखने के लिए पहुँचें। विंटर कार्निवल के जरिए यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोकल कल्चर को प्रोत्साहन मिलता है। लोगों को उस कल्चर के बारे में पता किया जाता है। इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई। और मुझे आज से 40 साल पहले ऑटम फेस्टिवल की याद आती है, जहाँ के कल्चर को मैंने सीखकर मुशायरा, कव्वाली, कविता और अपने पहाड़ों के कल्चर को सीखा। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र महासंघ चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। महाविद्यालय चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा जमा लिया है। महासंघ के अध्यक्ष में एबीवीपी के देवाशीष धानिक ने 15 मतों से एनएसयूआई के उमेद सिंह को हराकर जीत हासिल की है। नवनिर्वाचित छात्र महासंघ अध्यक्ष ने कहा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ छात्र हितों के लिए कार्य किया जाएगा। वहीं चुनाव अधिकारी ने बताया कि महासंघ चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें 2 पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर देवाशीष धानिक ने जीत दर्ज की है। जो आगे की हमारी रणनीति होगी वो इस कैंपस को और इस यूनिवर्सिटी को एक अलग लेवल पे ले जाने की है। यहाँ जो एकेडमिक्स हैं उसमें सुधार करने की, और जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने के लिए हमारे प्रयास रहेंगे। और हमारे प्रयास मुख्यतः जो कॉलेज में बच्चे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको और ज़्यादा बेटर करने के लिए हमारे प्रयास। परिणाम तो ये जो है इसमें 4 पदों के लिए ही था। 2 तो निर्वाचित वैसे ही हो गए थे, निर्विरोध हुए थे। इसमें अध्यक्ष के लिए देवाशीष हैं, दूसरे में उसमें वो उपाध्यक्ष हैं शिवम कापड़ी, फिर उसके बाद सचिव में अर्जुन बिष्ट, संयुक्त सचिव में पंकज कुमार इसमें रहे, और कोषाध्यक्ष में भी हैं इसमें हरगोविंद सती। इन 5 लोगों की एक टीम बनी हुई है जो महासंघ के लिए चुनी गई है।
ऋषिकेश में एसटीएफ की टीम ने ऋषिकेश में वीरभद्र रोड स्थित सीएससी में छापा मारा। छापेमारी में फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड की खेप बरामद हुई है। इसके साथ तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी पैसे लेकर धड़ल्ले से उत्तराखंड से बाहरी लोगों और नेपाल मूल के लोगों का उत्तराखंड का आधार कार्ड बनाते थे। देहरादून एसटीएफ की टीम ने सीएससी से लक्ष्मण सिंह सैनी, बाबू सैनी और भरत सिंह को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ तीनों पर पिछले काफी दिनों से नजर रख रही थी और एसटीएफ ने तीनों के पास से 640 ब्लैंक प्लास्टिक कार्ड, 200 लैमिनेशन कवर, 28 वोटर आईडी, 68 आधार कार्ड, 17 पैन कार्ड, 7 आयुष्मान कार्ड के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक सामान को बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा जो बाहरी लोग हैं उनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। तो उन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए कल एसटीएफ ने ऋषिकेश एरिया में एक सीएससी सेंटर पर रेड की थी, जहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कई सारे फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आदि अन्य डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। और इनसे जानकारी करने में पता चला है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाकर देते थे। इसकी एवज में इनसे 10 से 12 हज़ार रुपये। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।